Assalamu alaikum. We were discussing about the tissue repair. The topic for today is angiogenesis, which is a process of development of new blood vessels from the existing vessels. You may have seen a process of sprouting in an old potato. ऐसे branches सी निकली होती हैं. Just similar to that, existing vessels में से भी angiogenesis के process के through न्यू वेसल्स की स्प्राउटिंग होती है. इस तरह से ये एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस है. इट इज़ इम्पोर्टेंट इन हीलिंग एट साइट ऑफ इंजरी. इसके अलावा आपको एक पॉइंट है समझने, ये इधर इस्कीमिया हुआ है, ठीक है. यहाँ कोई इसकी जो ब्लड सप्लाई थी, इसकी जो वेसल्स थी, कोई ब्लॉकेज हो गई है जिसकी वजह से ना आगे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही. तो जो ये वेसल्स थी एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस से या समझ लें एक कोलैटरल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी इस एरिया की, ठीक है. इस तरह से एंजियोजेनेसिस के थ्रू कोलैटरल सर्कुलेशन की वजह से एट द साइट ऑफ इस्कीमिया ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो सकती है. ये तो सारे हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स. इसके अलावा आप कोई ऐसा सिनेरियो सोचें जिसमें एंजियोजेनेसिस के थ्रू हार्मफुल इफेक्ट होता हो. इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द ट्यूमर देन यू आर 100% करेक्ट, ठीक है. होता कुछ यूँ है कि समझ लें ये ट्यूमर है. अब इसकी जो है इतना साइज़ होना था इसकी अपनी ओरिजिनल ब्लड सप्लाई की वजह से, लेकिन एंजियोजेनेसिस की वजह से इसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो गई है. इसकी कोलैटरल सर्कुलेशन या फिर स्प्राउटिंग ऑफ न्यू वेसल्स की वजह से इसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो गई है. मोर ब्लड सप्लाई मीन्स मोर न्यूट्रिएंट. इसकी वजह से इस ट्यूमर का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा. इस तरह के केसेस में एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस को इनहिबिट किया जाता है. इसी तरह से एक और एग्जांपल है वेट मैक्यूलर डीजेनरेशन ऑफ आई. इसमें क्या किया जाता है कि एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करके ये पैथोलॉजिकल वेसल ग्रोथ को रोका जाता है, ठीक है. अब ये सारे हो गए एंजियोजेनेसिस के मेरिट्स और डीमेरिट्स. एंजियोजेनेसिस के स्टेप्स को डिस्कस करते हैं. आप समझ लें कि ये एक ब्लड वेसल के एंडोथेलियल सेल्स हैं. बेसमेंट मेम्ब्रेन इसकी, और ये हैं इसके पेरिसाइट्स दैट आर अटैच्ड ऑन द abdominal surface of vessels. ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब सबसे पहले होगा कुछ यूँ कि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड वेज़ोडाइलेशन स्टार्ट होगी. इसने वेज़ोडाइलेशन करानी है. उसके अलावा जो वेजिटेटिव एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स हैं इन्होंने परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करानी है. अब ये सेल्स ये वेज़ोडाइलेशन होगी, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी. अब आपने किसी जगह से पहले से मौजूद कोई जगह है उससे आपने कोई दूसरा रास्ता बनाना है, कोई हॉलवे बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ से जो इसकी ब्रिक्स होंगी इसे ब्रेक डाउन किया जाए. इसी तरह
इसके लिए आपको यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन स्टार्ट करनी होगी। यहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन समझ लें ये इतनी है, यहाँ से स्टार्ट होना है। यहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होगी, पेरिसाइट सबलुमिनल सरफेस से सेपरेट हो जाएंगे। कुछ ऐसे समझ लें, ठीक है। ये यहाँ से सेपरेट हो गया। उसके बाद क्या होगा कि एंडोथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन माइग्रेशन स्टार्ट होगी। अब एंडोथेलियल सेल्स की जो माइग्रेशन होनी है, इनकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द एरिया ऑफ इंजरी। एक कोई सेल लीड कर रहा होगा जिससे लीडिंग सेल कहेंगे एंडोथेलियल सेल का, इसे लीडिंग सेल या टिप सेल कह लें। जस्ट बिहाइंड ऑफ दिस लीडिंग सेल एंडोथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अभी सिर्फ एंडोथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन हुई है। अब न्यू वेसल जो बनी है, इसे दिस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज मैच्योर वेसल अनलेस देयर वुड बी अ डेपोजिशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन और पेरी एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। तो क्या होगा कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगी पेरी एंडोथेलियल सेल की। जो स्मॉलर वेसल्स लाइक स्मॉलर कैपिलरीज हैं, वहाँ पे पेरिसाइट्स और जो लार्जर वेसल्स हैं उसकी एब्डोमिनल सरफेस पे स्मूथ मसल सेल्स की रिक्रूटमेंट होगी। फिर उसके बाद जो है ये एंडोथेलियल सेल जो उनकी प्रोलिफरेशन सप्रेस होगी और बाद में एंड पे इधर जो थी बेसमेंट मेम्ब्रेन उसकी डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। इसे मैं आपको बुक से दिखाती हूँ। ये डायग्राम दिस वन देखें। सबसे पहले ये था ना, ये क्वेसेंट वेसल है, ठीक है। फिर एंजियोजेनिक फैक्टर्स की वजह से क्या होगा कि ये इसका जो पेरिसाइट्स हैं यहाँ से ये सेपरेट हो गए हैं। उसके बाद जो है यहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन हो गई है और फिर एक जो कोई लीडिंग सेल था ये है, ठीक है। अब ये लीडिंग सेल के इसके बिल्कुल जस्ट बिहाइंड ऑफ इट यहाँ माइग्रेशन स्टार्ट हुई है और प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो गई है एंडोथेलियल सेल्स की। फिर उसके बाद जो है ये सेल्स ये सारे बन गए। अब इनकी सराउंडिंग पे यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन बनेगी, इसकी जो है डेपोजिशन स्टार्ट होगी। फिर पेरिसाइट्स की रिक्रूटमेंट होगी और सप्रेस कर दिया जाएगा इसकी अब मज़ीद माइग्रेशन और इसकी प्रोलिफरेशन को एंडोथेलियल सेल्स की, क्योंकि ये न्यू मेम्ब्रेन बन चुकी, न्यू वेसल्स बन चुकी है, ठीक है। फिर क्या होगा कि लाइक एनी अदर प्रोसेस इन angiogenesis several factors participate too. For example, growth factors or some signaling pathways or proteins or enzymes. Firstly, we talk about growth factors. Different growth factors participate करते हैं in process of angiogenesis like vegetative endothelial growth factor, specifically growth factor A, and fibroblast growth factor mainly 2, and some other factors like transforming growth factor and प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। इनिशियली जो पार्टिसिपेट करते हैं एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस में वो ये दो होते हैं। सबसे पहले अब इनका कंपैरिजन करते हैं। एंडोथेलियल सेल्स की जो प्रोलिफरेशन करानी है उसमें ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद माइग्रेशन का देखें तो इन्होंने इसमें ई आ रहा है तो इसी से याद रख लें कि इन्होंने एंडोथेलियल सेल्स की माइग्रेशन करानी है और इन्होंने एफ है फिब्रोब्लास्ट, उसके अलावा मैक्रोफेजिस वगैरह की माइग्रेशन करानी है। और अगर
अदर फंक्शंस देखें तो उसमें ये देखें कि इसने क्या करना है कि वेज़ोडाइलेशन करानी है बाय नाइट्रिक ऑक्साइड और कंट्रीब्यूट करना है इन फॉर्मेशन ऑफ वेसल ल्यूमेन। इन्होंने क्या कराना होता है कि एपिथेलियल सेल्स की माइग्रेशन को प्रमोट करना है, जिन्होंने आके एपिडर्मल वुंड्स को कवर करना होता है। ठीक है, उसके बाद एंड वाले स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं ये दोनों सेल्स। एंड पे अब उनकी जो मैच्योरेशन वगैरह होनी है उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ये प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर ने क्या करना है कि पेरी एंडोथेलियल सेल्स की रिक्रूटमेंट करानी है और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, स्पेसिफिकली ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, इसने क्या करना है कि एंडोथेलियल सेल की माइग्रेशन को और प्रोलिफरेशन को सप्रेस करना है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन की प्रोडक्शन को इन्हेंस करना होता है। ठीक है, इस तरह से स्टार्टिंग में वेसल्स को बनाने में ये इन्वॉल्व है और एंड पे स्टेबल करने के लिए ये वाले फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर होता कुछ यूँ है कि कुछ सिग्नलिंग पैथवेज होते हैं जिन्होंने वेजिटेटिव एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स की डायरेक्शन पे न्यू वेसल्स की ब्रांचेस को रेगुलेट करना होता है और इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि जो न्यू वेसल्स बन रही हैं उनके लिए हीलिंग टिश्यू को ब्लड सप्लाई करने के लिए एक प्रॉपर स्पेसिंग हो। उसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन भी एंडोथेलियल सेल्स के इंटेग्रिन रिसेप्टर्स के थ्रू पार्टिसिपेट करती है और इसी तरह दूसरे एंजाइम्स भी लाइक मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। इन्होंने क्या करना होता है कि दे आर इन्वॉल्व इन डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स which permits the extension and remodeling of new vascular beds। ठीक है, यहाँ एक बात आपके माइंड में ज़रूर आ रही होगी कि वेजिटेटिव एंडोथेलियल फैक्टर्स की वजह से जो परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी, तो परमिएबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो एडिमा के चांसेस होंगे। हाँ जी, बिल्कुल एडिमा के चांसेस ज़रूर होते हैं। इसी वजह से वेजिटेटिव एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स के साथ साथ जो न्यूली फॉर्म्ड वेसल्स के इंटर एंडोथेलियल जंक्शंस हैं वो अभी इनकम्प्लीट हैं। ठीक है, तो बोथ दिस फैक्टर्स अकाउंट फॉर द लीकीनेस ऑफ न्यू वेसल्स। इसी वजह से एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस के ख़त्म होने के बड़ी देर बाद तक भी हीलिंग वुंड्स में एडिमा परसिस्ट रहते हैं। इंशाल्लाह आपको एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।